नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। तेजी से निपटते जा रहे लोकतंत्र में यह काम भी बहुत फुर्ती से निपटाया गया। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप ईश्वर कुमार की जायसवाल शपथ लेता हूं ईश्वर का शपथ कि लेता मैं हूं विधि मैं द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रमानी साहब ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ये आवाज काशी, उज्जैन या हरिद्वार में चल रहे किसी सामूहिक कर्मकांड और मंत्रोच्चार की नहीं है। ये लोकचंद्र को बचाने की सुरीली धुन है जिसे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। स्वर्ग में बैठे गांधी जी लोकचंद्र के साथ हुई इस धींगा मुश्ती पर मगन दिखाई दिए। एनडीए विधायकों की सामूहिक शपथ ग्रहण में बिहार के लोकचंद्र के हर रंग बिखरे हुए थे। यह करने की मजबूरी थी, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। एनडीए के भावी मंत्रियों की शपथ ऐसी रेलमपेल में निपटाई गई मानो ये जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि स्कूल के वो लाखैरे बच्चे हों जिन्हें प्रिंसिपल मैडम ने कह दिया हो कि सारे एक साथ जल्दी से एक कविता सुनाओ, स्टाफ रूम में मेरा समोसा ठंडा हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस 2 मिनट इंस्टेंट नूडल फॉर्मेट वाले शपथ ग्रहण पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। आपने हमारी ये वाली खबर पढ़ी। भारत सरकार ने नए सिरे से मीडिया का मुंह बंद करने का पुख्ता इंतजाम किया है। प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापन की कीमतों में 26% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जो पैसा हमारे और आपके टैक्स का है वह अब सरकार की छवि चमकाने के लिए 26% एक्स्ट्रा खर्च किया जाएगा। इसके जवाब में न्यूज लॉन्ड्री ने अपने सब्सक्रिप्शन की कीमतों में 26% की कटौती का ऐलान किया है, क्योंकि विज्ञापन की मुहताज पत्रकारिता जनहित को दांव पर लगाकर सरकारों और कॉरपोरेशन के फायदे का काम करती है। न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म की गारंटी है। इसे लगे हाथ पूरा कर लीजिए। ये जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप विज्ञापन वाले मीडिया को दरवाजा दिखाइए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब हम फिर से लोकचंद्र के मछली बाजार में आ जाते हैं। जंगल में नया मंत्रिमंडल बनना था। शेर सिंह ने ऐलान किया कि मंत्रियों का चयन सिर्फ योग्यता के आधार पर होगा। यह सुनते ही सारे जंगली जानवर खुशी से झूम उठे। बंदर से लेकर मेंढक तक राजा के आगे अपना कौशल और अनुभव दिखाना चाहते थे। खरगोशों ने तो पूरे जंगल में दौड़ धूप शुरू कर दी। कौवे कांव कांव करने लगे। हिरन उल्लास के कुलाचे मार रहे थे। भेड़िए मांस सप्लाई चेन पर एकाधिकार के भरोसे गुर्रा रहे थे। फिर वह दिन आ गया जब मंत्रिपरिषद की सूची जारी हुई। सारे जंगली पद शेर सिंह के परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बांट दिए गए। यह खबर फैलते ही पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। जानवर कराहते हुए बोले, महाराज यह कैसा अन्याय है। आपने तो कहा था कि मंत्रियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। सबकी बात सुनकर शेर सिंह पहले मुस्कुराया, फिर बोला, आप लोग समझे नहीं, योग्यता कौशल नहीं कनेक्शन है। जिसकी हमसे रिश्तेदारी है वही योग्य है। कौशल से तो हमारे राज्य में एक नौकरी भी नहीं मिलती, फिर मंत्रालय तो बहुत दूर की कौड़ी है। राजा की बात सुनकर सारे जानवरों को अपनी औकात पता चल गई। उस दिन से उन्हें जंगल का कानून थोड़ा और अच्छी तरह समझ आ गया। कुछ इसी तरह का नजारा आपको बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई कैबिनेट में देखने को मिलेगा। समाजवाद कैसे आई, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले दक्षिण लग चुके समाजवाद की यह सूची देख लीजिए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र संतोष सुमन मांझी। मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी का पुत्र सम्राट चौधरी। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन। मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र
विजय चौधरी। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू रमा निषाद। मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र अशोक चौधरी। मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र सुनील कुमार। मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह। इस तरह नीतीश कुमार के दक्षिण टोले वाले समाजवाद में परिवारवाद पूरी तरलता से घुल मिल गया, बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के। इस मौके पर गोरखनाथ पांडे की कविता का एक पाठ मौजूद रहेगा। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई। समाजवाद नोटवा से आई, वोटवा से आई, बिरला के घर में समाई। समाजवाद गांधी से आई, आंधी से आई, टूटही मड़ैयो उड़ाई। समाजवाद कांग्रेस से आई, जनता से आई, झंडा से बदली हो आई। समाजवाद डॉलर से आई, रूबल से आई, देशवा के बान्हे धराई। समाजवाद वादा से आई, लबादा से आई, जनता के कुर्सी बनाई। समाजवाद लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई। समाजवाद महंगी ले आई, गरीबी ले आई, कितनों मजूर कमाई। समाजवाद छुटका के छुटहन, बड़का के बढ़हन, बखरा बराबर लगाई। समाजवाद परसों ले आई, बरसों ले आई, हरदम आकाशे तकाई। समाजवाद धीरे धीरे आई, चुप्पे चुप्पे आई, अखियन पे पर्दा लगाई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। नीतीश कुमार ने इस समाजवाद से अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन बाकियों के परिवार से वो खुद बच नहीं पाए। मंत्री पद की शपथ लेने वाले 26 मंत्रियों में से 10 नेता भाई भतीजावाद की उपज हैं। इन तमाम बेटे बेटियों भाई भौजाइयों में से एक नाम बहुत दिलचस्प है। राज्यसभा सांसद और आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी मंत्री बने हैं, वही जिन्होंने जीन्स पैंट और शर्ट में शपथ लेकर हंगामा बरपा दिया था। राजा बेटा ने न तो चुनाव लड़ा, न ही वो अभी किसी सदन के सदस्य हैं, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। मजे की बात यह है कि उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा हाल ही में विधायक बनकर आई हैं, लेकिन उन्हें मंत्री बनाने लायक कुशवाहा जी ने नहीं समझा। इस तरह समाजवाद कुशवाहा जी के घर में भी दबे पांव आ ही गया। पिताजी राज्यसभा में, माताजी विधायक, बेटा मंत्री, बिना किसी सदन का सदस्य हुए। और कितना समाजवाद चाहिए आपको? यह सवाल जब दीपक प्रकाश से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने पूरी कर्मठता, निर्भीकता और ईमानदारी से जवाब दिया कि उनका मंत्री बनना परिवारवाद नहीं है, लेकिन वो मंत्री क्यों और कैसे बने यह तो पापा ही बताएंगे। मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। खैर, पापा जी ने बेटे के चयन को व्यावहारिक राजनीति का तकाजा बताया। उनके मुताबिक ये परिवारवाद नहीं, काबिलियत का सम्मान है। पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए बस इतना ही। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात से है कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की तो जरा समझिए। विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने। इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे अपने को साबित करने का। करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा। वैसे भी किसी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होनी चाहिए। आप सबों का आभार। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक उनके बेटे से ज्यादा काबिल युवा उनकी पार्टी में कोई नहीं था। कुशवाहा जी का यह बयान सही मायने में उन युवाओं के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है जो नेताओं की रैलियों में पार्टी का झंडा और बैनर उठाकर लोकतंत्र का नारा बुलंद करते हैं। नेता के लिए आम युवा महज एक भीड़ है, और भीड़ अगर भाड़ में चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। खासतौर से गोदी मीडिया के हुड़कचुल्लुओं को तो कतई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तिहाड़ शिरोमणि के 2 वीडियो हैं, जिन्हें हम एक एक कर आपके सामने रखेंगे। एक मौके पर शिरोमणि कहते हैं, बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार परिवारवाद के खिलाफ बिहारियों की क्रांति का ऐलान है। लालू यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव को विरासत में ये राजनीति मिली और इन्होंने वर्षों तक राज किया। आज बिहार चुनाव के जो नतीजे आए वो शायद जेपी आंदोलन के बाद बिहार में सबसे बड़ी क्रांति है, जो अगले कई वर्षों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी, क्योंकि अब बिहार की जनता ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। और दूसरे मौके पर शिरोमणि दुर्धर्ष परिवारवाद के प्रतीक दीपक प्रकाश की सादगी पर सदके जावा हो गए। और आज के शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है, और वो नाम है दीपक प्रकाश, जिन्होंने आज एक शर्ट और जीन्स पहनकर
मंत्री पद की शपथ ली। ज्यादातर लोग तो कुर्ता पजामा और जैकेट पहनकर आते हैं, नेताओं की अक्सर यही यूनिफॉर्म मानी जाती है, आप समझ लीजिए। लेकिन ये देखिए, दीपक प्रकाश बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह जीन्स पहने हुए हैं, एक सामान्य सी कमीज पहने हुए हैं और वो आज मंत्री बन गए। ऐसी आला दर्जे की चापलूसी और धूर्तता के लिए रीढ़ में आला दर्जे की लचक होनी चाहिए। बिहार के नतीजों ने विपक्षी खेमे में उथल पुथल मचा दी है। बिहार के नतीजे हैं ही इतने व्यापक और यकीन से परे। सबसे पहले तो बिहार के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव के कुनबे की रार सड़क पर आ गई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। इसके बाद कांग्रेसी कुनबे में भी झाए झाए मची। हालांकि इसकी वजह थोड़ी अलग थी, लेकिन वक्त बिहार के नतीजों के आसपास का ही था। वो क्या था कि मोदी जी प्रिंट मीडिया को 26% हाइक देने के बाद इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में लेक्चर देने पहुंचे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए पिछले काफी दिनों से मोदी जी और भाजपा को जैतून की शाख दिखा रहे शशि थरूर ने एक नए सिरे से उन्हें प्रेम संकेत भेजा। बीती रात इंडियन एक्सप्रेस के निमंत्रण पर पीएम मोदी के रामनाथ गोयनका लेक्चर में शामिल हुआ। उन्होंने भारत के विकास के लिए रचनात्मक अधीरता की बात की और उपनिवेशवाद विरोधी मानसिकता पर जोर दिया। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब सिर्फ एक उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता मॉडल है और इसकी आर्थिक मजबूती का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन पर हमेशा चुनावी मूड में रहने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन मुझे लगा कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए इमोशनल मूड में थे। कुल मिलाकर पीएम का संबोधन एक आर्थिक दृष्टिकोण और एक सांस्कृतिक आह्वान दोनों था, जिसने राष्ट्र की प्रगति के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। सर्दी खांसी से जूझने के बावजूद दर्शकों को भी शामिल होकर खुशी हुई। इस खुला प्रेम प्रसंग पर कांग्रेसियों ने शशि थरूर को घेर लिया। पहले संदीप दीक्षित ने पलटवार किया। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा, शशि थरूर की समस्या यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो देश के बारे में बहुत जानते हैं। अगर आपके अनुसार कोई कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जाकर देश का भला कर रहा है तो आपको उन नीतियों का पालन करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? पीछे से कांग्रेस मीडिया सेल की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी थरूर को धरकर खींच दिया। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मुझे पीएम मोदी के भाषण में सराहना करने लायक कुछ नहीं लगा। मुझे लगता है कि पीएम को कई बातों का जवाब देना चाहिए। वो एक अखबार के कार्यक्रम में थे। उन्हें हमें बताना चाहिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता से उन्हें क्या समस्या है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि वो सच दिखाने और बोलने वालों से खुश क्यों नहीं होते। इसलिए मुझे उनकी सराहना करने का कोई कारण नहीं दिखा। मुझे नहीं पता कि उनको ये कैसे मिल गया। इतना ही नहीं, बिहार में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने 43 यानी 43 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। यह तो बिहार नतीजों की रोशनी में महागठबंधन के दो घटकों के बीच मची रार की बात हुई, लेकिन मोदी जी ने रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में जो बात कही वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मसलन उन्होंने कहा, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मोदी जी के लेक्चर का एक बड़ा हिस्सा उनके चुनावी भाषणों का एक्सटेंशन नजर आया। लगा ही नहीं कि वो मीडिया और रामनाथ गोयनका की याद में बोल रहे हैं। मजे की बात है कि मोदी जी उस इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने एक अदद इंटरव्यू देने लायक भी नहीं समझा। यह बात महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी ने लोकसभा चुनावों के दौरान दरबारी मीडिया चैनलों और अखबारों को भर भर कर बारंबार लगातार इंटरव्यू दिया था। आप एक नमूना देखिए। मेरे लिए खुशी है कि इस पूरे चुनाव में कई बार मुझे आज तक के लोगों से कहीं न कहीं मिलने का मौका मिला है। वैसे ही चार जब इकट्ठे होते हैं कई प्रकार की कहावतें, सब तो मैं उपयोग नहीं कर सकता। अच्छे वाली में बोल दूंगा। और जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं। वो माँ की बात कहते हुए भावुक होते हैं। आप श्री कृष्ण को गायों के बीच देखें और श्री कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते देखिए, आपको दो रूप दिखेंगे लेकिन कृष्णा एक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया।
आपने आज तक के लिए इतना समय दिया दर्शकों के लिए। इसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस लगा रहा। इंडियन एक्सप्रेस को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने फिर भी मोदी जी को मना ही लिया। अंततः रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में मोदी जी ने लेक्चर दिया। भले ही यह लेक्चर गोयनका जी की लेगेसी इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता पर कम और चुनावी ज्यादा था, पर एक दो चीजें जरूर खटकी। मसलन पूरे कार्यक्रम से जर्नलिज्म ऑफ करेज वाले अखबार के संपादक राजकमल झा मंच के आसपास नहीं दिखे। मोदी जी उस रामनाथ गोयनका की स्मृति में बोल रहे थे जिसने सत्ता से लोहा लिया, लेकिन स्वयं मोदी जी मीडिया को लेकर जो राय रखते हैं वह सबको पता ही है। One area where I was very weak, and that was how to handle the media. मोदी जी एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो करते नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने का ये मतलब नहीं कि वो आलोचना के खिलाफ हैं। लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है, आरोप होते हैं। लोकचंद्र को दिन रात बचाने की कोशिशों का हिस्सा है नोएडा फिल्म सिटी के वो तमाम घोघा बसंत खबरिया चैनल। मसलन अंजना ओम कश्यप को लीजिए, इन्होंने फुल टाइम न्यूज एंकरिंग के साथ पार्ट टाइम जांच एजेंसी खोल ली है, शर्लक होम्स टाइप। मसला दुबई के एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस की दुर्घटना का था। देसी शर्लक उर्फ अंजना ओम कश्यप ने तेजस विमान की दुर्घटना को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और मामला हाथों हाथ निपटा दिया। यूं ही नहीं, इनका शो ब्लैक एंड व्हाइट कहलाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेजस ने यहाँ नियंत्रण नहीं खोया था, बल्कि वो नोज डाउन करते हुए करतब दिखाने ही वाला था। वो अपने आप को बैलेंस कर चुका था। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में है, नोज डाउन नहीं है। यहां से उसको ऊपर की तरफ उड़ान भरना था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाया। लेकिन इसी दौरान एक चूक हुई और तेजस लो ऑल्टीट्यूड पर ऊपर जाने के लिए सीधा भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो क्रैश हो गया। जहाज है, एक तकनीकी मशीन है, मशीन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, गड़बड़ी इंसानी भी हो सकती है, लेकिन इतने सारे एंगल से सोचने का क्या फायदा। सबसे आसान है पायलट के सर पर ठीकरा फोड़ना। इस तरह खुद ही सरकार और तेजस की तरफ से प्रवक्ता बन बैठी अंजना जी। पत्रकारिता के बुनियादी शऊर का तकाजा था ये कहना कि दुर्घटना के तमाम कारणों की विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये कहने से इनका अपना अहम ब्रह्मास्मि टाइप ईगो हर्ट हो जाता। यह मामला यहीं नहीं रुका। बिना पाकिस्तानी हाथ, काल्पनिक उड़ान और कॉन्स्पिरेसी थियरी में घुसे इनकी कोई कहानी पूर्ण नहीं होती। पाकिस्तान के इस झूठ से पता चलता है कि वो पहले दिन से ही तेजस के खिलाफ साजिशें रच रहा था। पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। पाकिस्तानी उड़ान सिर्फ अंजना ही नहीं भर रही थी। वो क्या है कि भारतीय टीवी चैनलों और एंकरों के लिए पाकिस्तान गरीब की जोरू है, जिसे कोई भी मनबढ़ मनचला जब चाहे छेड़ जाता है। जब भी सरकार की फूहड़ चापलूसी करनी हो, उसे लोगों के प्रति जवाबदेही से बचाना हो, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना हो, ये एंकर एंकराएं पाकिस्तान पर उतारू हो जाते हैं। आगे आगे बहन अंजना तेजस विमान हादसा सुलझाने में लगी हुई थी, तो पीछे पीछे बहन चित्रा त्रिपाठी एबीपी वाली भी जनहित के नाम पर बड़ी समझदारी से तेजस दुर्घटना में पाकिस्तानी साजिश का शगुफा छोड़ रही थी। इसीलिए कयास तो अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस क्रैश होने में भी कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। दुर्घटना के महज 4-5 घंटे के भीतर ही ये सारे एंकर इन नतीजों पर पहुंच गए थे। खोखली पत्रकारिता के नाम पर टीआरपी और व्यूज बटोरने के लिए ये एंकर बुनियादी एथिक्स तक भूल जाते हैं। उसका एक नमूना डीडी न्यूज पर सुधीर चौधरी के शो में दिखा। खबरिया चैनलों की दुनिया में खुद को टीआरपी का सरगना मानने की गलतफहमी पाले बैठे सुधीर चौधरी को शो के दौरान ही उस 16 साल के बच्चे की तस्वीर दिखाने के लिए उसके पिता ने रोका, जिसने पिछले हफ्ते आत्महत्या कर ली थी। शौर्य के पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोका। प्लीज ऐसे फोटो थोड़ा सा ना सामने लाए तो ठीक होगा, क्योंकि मैं बात की नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिखेगा वो। सुधीर की छीछा लेदर यही नहीं थमी। जब शौर्य के पिता से लाइव बातचीत जारी थी, उसी समय उनके आका मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में कुछ बोलने लगे। लिहाजा सुधीर ने बीच में ही शौर्य के पिता को रोक दिया और मोदी जी को दौड़ा दिया। सुधीर जी, इसकी कंप्लेंट क्या थी आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सबके बच्चे स्कूल में जाते हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि अभी हमें जोहानसबर्ग जाना पड़ेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी
G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति दो कारणों से इतिहास में दर्ज होता है, या तो अपनी सफलता, प्रतिभा और समर्पण से, या फिर अपने निकम्मेपन और अदूरदर्शिता से। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दूसरी श्रेणी के तहत इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। इनके लिए हमारे देश में तुगलकी फरमान जैसे मुहावरे प्रचलित हैं, खासकर इस वाली घोषणा के बाद। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 15 BLO ने काम के बोझ और अव्यावहारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली है। न कामकाज के बोझ का आकलन, न समय की व्यावहारिकता की समझ, न तार्किक तरीके से कोई विचार विमर्श। आज उठे कल से 12 राज्यों में SIR का ऐलान। भांति भांति के तरीकों से आलोचना झेल रहे ज्ञानेश कुमार के फटे में आत्महत्या कर रहे BLO नए चकती और पैबंद हैं। बिहार में SIR के बाद चुनाव आयोग ने लगभग अफरा तफरी के माहौल में देश के 12 राज्यों में SIR की घोषणा की थी। यह 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इतने कम समय में इतने सारे काम का बोझ बहुत सारे BLOs नहीं झेल पाए। देश में विगत 19 दिनों में 6 राज्यों के 15 BLO ने अलग अलग तरीकों से अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि एक्स्ट्रा वर्कलोड और अधिकारियों के दुर्व्यवहार के बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक और डरावने हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान 6 राज्यों में 15 से ज्यादा BLOs ने या तो आत्महत्या की है या फिर हार्ट अटैक जैसी वजहों से उनकी जान गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के रवैये की कड़ी आलोचना की है। ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। ममता ने कहा, SIR का काम अस्त व्यस्त, बिना प्लान के और खतरनाक है। BLO को इंसानी हद से ज्यादा काम दिया जा रहा है। देरी होने पर डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने मांग की है कि SIR को तुरंत रोका जाए। चुनाव आयोग जबरदस्ती के तरीके और डराना धमकाना बंद करे। यह पूरा आयोजन बहुत तेजी से रायते में तब्दील होता जा रहा है। SIR में फैली कुव्यवस्था और अराजकता की ताज़ा कहानी नोएडा से आई है। यहाँ बल्क में BLOs के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। अब तक 60 BLOs के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है क्योंकि BLOs अपना काम कर नहीं रहे। नोएडा में अब तक 60 से अधिक BLO और 7 पर्यवेक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जबकि बहराइच में 2 BLO को निलंबित तक कर दिया गया है। इस अराजकता और आलोचना के बीच चुनाव आयोग अपनी असफलताओं पर मोटी चमड़ी चढ़ाकर एक मिशन पर निकला हुआ है। यह मिशन है मतदाता सूची को पवित्र करने का। यह काम करने से उसे कोई रोक नहीं सकता और पवित्रता को बलिदान चाहिए होता है। किसी न किसी को तो देना ही होगा, BLOs ही सही। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थानीय समुदायों की सफलता की रिपोर्ट है। यहाँ के लोग अपने इलाके में जंगलों को दोबारा से लगा रहे हैं, हरियाली का दायरा बढ़ा रहे हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे हैं। मैंने 7 साल पहले यहाँ काम करना शुरू किया था। काफी फायदा हुआ। इस वृक्षारोपण अभियान में 20-25 लोग काम करते हैं। मुझे पहले 35 एकड़ जमीन दी गई। हमने अच्छा काम किया तो फिर 100 एकड़ जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। पहले नियमित अंतरालों पर यहाँ जंगल को काटने की रिवायत थी और फिर जंगल की लकड़ी जलाने या कोयला बनाने के लिए बेची जाती थी। पहले तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर बार बार पेड़ों को काटते रहेंगे तो जंगल खत्म होने ही लगेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।